हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 की जो क्लासेस चल रही हैं उनमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रतिशत त्रुटि। और इस प्रतिशत त्रुटि चैप्टर में अब कुछ ही क्लासें और बची हैं क्योंकि आपके अब सेकेंड यूनिट टेस्ट हैं और उसके बाद फिर एग्ज़ाम है। तो जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उनका आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेली की क्लास में हम एक या दो ही न्यूमेरिकल बता पाते हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बुक में देखकर आप उसे आसानी से लगाएं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें भी हम एक न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है वो न्यूमेरिकल। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब समझेंगे तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी पदार्थ का वायु और जल में वजन करने पर उसका जो सापेक्ष घनत्व हमको मिलता है, वायु में वजन किया फिर उसको डाल के जल में अगर वजन किया तो उसका जो हमें वेट मिलने वाला है, ठीक है, वजन, वो कितना मिलेगा 10.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम। और जल में जो मिलेगा वो 5.0 प्लस माइनस में 0.1 ग्राम। ठीक है, वायु में उसका वजन इतना है और जल में वजन इतना है। क्यों? क्योंकि वायु का जो घनत्व है जल की कंपैरिजन में बहुत कम है। जल का घनत्व ज़्यादा होगा तो उसमें जब हम कोई वस्तु डालकर वजन करेंगे तो वो हमें कम भार की प्रतीत होगी। ठीक है, तब कह रहा है तब सापेक्ष घनत्व में अनुमत प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। अगर हम वायु के सापेक्ष यदि कंपैरिजन करते हैं कि जल का कितना है या जल के सापेक्ष कंपैरिजन करते हैं वायु का घनत्व कितना है, तो इस कंपैरिजन की आपको प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर क्या करनी है, फाइंड करनी है। अनुमत मतलब कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने के लिए आपको क्या दिया गया? आपको पहले D1 दिया गया है, हम लिखते हैं ना यहाँ पर दिया है। क्या दिया है आपको? D in air यानी घनत्व इन एयर आपको जो दे रहा है वो दे रहा है 10.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम में दे रहा है। फिर आपको dW दे रहा है, वाटर में दे रहा है, वो दे रहा है 5.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम में दे रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। मीन्स जो डिफरेंस आएगा उसे हमने मान लिया क्या आ गया D। ठीक है, और D के लिए अगर यहाँ से निकालते हैं तो D1 जो है वो आपका है 10.0 और यहाँ से निकालेंगे तो D2 जो है वो है 5.0। ठीक, तो अब D निकालना है। D इज D1 डिफरेंस D2। ठीक है, यानी 10.0 माइनस 5.0, देन D इज इक्वल टू आ गया आपका 5.0 ग्राम। कितना अंतर है? कितना? ठीक, अब क्या करते हैं, अब छोटा सा काम ये करते हैं कि अब हम इस पे त्रुटियों की भी गणना कर लें। ठीक है, तो ये आपका जो D है ये एक प्रकार से Z है, याद है ना, Z बराबर A माइनस B। अंतर याद करना तो हमने सीधा डिफरेंस लगाया हुआ है, माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा D निकालेंगे तो डेल्टा D इज इक्वल टू डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2। अब देखो यहाँ पर डेल्टा D1 क्या है, दैट इज डेल्टा D1, ये है डेल्टा D1 और ये है डेल्टा D2। आया कि नहीं आया? तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप लिख लो डेल्टा D1 इक्वल कितना है 0.1 एंड डेल्टा D2 इज इक्वल टू ये कितना है 0.1 ग्राम। ठीक है, आइए तो डेल्टा D इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1 देन डेल्टा D इज इक्वल टू आ गया 0.2। ठीक, अब क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसको किस रूप में लिखते हैं? सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखने पर तो क्या लिखेंगे? सापेक्ष त्रुटि के रूप में। अगर सापेक्ष त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं, P मतलब डेल्टा P बाई P इक्वल आ गया डेल्टा D बाई D। ठीक, फिर हमें लिखना होता है प्रतिशत त्रुटि के रूप में। तो प्रतिशत त्रुटि के रूप में क्या आएगा? डेल्टा P बाई P इंटू 100 डेल्टा D बाई D इंटू 100। चलिए वैल्यू रखिए। डेल्टा D की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.2 अपॉन में कितना आ गया 5 और इंटू में कितना आ गया 100। ठीक है,
तो ये आपको जो आंसर मिलने वाला है दैट विल बी डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 20/5, यानी कितने परसेंट की एरर होने वाली है 4% की आपको त्रुटि मिलने वाली है अगर आप इसका घनत्व का क्या करेंगे अनुमानित मान निकालेंगे, अनुमानित सापेक्ष मान को आप प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटके है। कह रहा है एक वस्तु कोई वस्तु है ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए जो टाइम दिया गया वो टाइम है, समय है 4.0 ± 0.3 सेकेंड। अगर इतनी सेकेंड तक, इतने समय तक कोई वस्तु मूव कर रही है तो वो कितनी दूरी तय कर लेती है 13.8 ± 0.2 मीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, दूरी तय करती है। तब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है त्रुटि सहित उसका वेग क्या होगा। ठीक है, समय दे रहा है, दूरी दे रहा है, यानी विस्थापन दे रहा है, तो वेग तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फिर बोल रहा है कि वेग में प्रतिशत त्रुटि की गणना भी करनी है। दोनों चीज़ें आपको निकालनी सीखनी भी है, अगर आती है तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस भी हो रही है। तो देखो क्या किया गया, सॉल्यूशन पे आते हैं और पहला पॉइंट सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, आपको जो टाइम दिया गया है वो टाइम दिया गया है 4.0 ± 0.3 सेकेंड। इसमें से इसे t' मान लेंगे तो t इज इक्वल टू आपने ले लिया 4.0 सेकेंड और डेल्टा t इज इक्वल टू आपको मिल गया 0.3 सेकेंड। मतलब समय का 4 सेकेंड तक मेज़र करने के लिए, मापन करने के लिए 0.3 की त्रुटि हो सकती है। अच्छा, ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर दी गई है विस्थापन, तो S' मान लिया और S' का मान आपको दे रहा है 13.8 ± 0.2 मीटर। यहाँ से भी आपको अगर S निकालना है तो दिया गया है 13.8 मीटर और डेल्टा S निकालना है तो आपको दिया गया है 0.2 मीटर। अगर इस तरह से आपने अलग अलग करना सीख लिया तो इसका मतलब है कि आप न्यूमेरिकल को लगा भी सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब आते हैं प्रश्नानुसार, जैसा कि आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नानुसार। सबसे पहले आप यहाँ से ज्ञात कीजिए v, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन आपको कितना दिया जा रहा है 13.8 बटे में समय कितना है 4, भाग दे दीजिए, 4 तियाँ 12.18 हो गया, 4 चौको 16, 2 4 पंचे 20 और आगे आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इतनी चाल आपको मिलने वाली है शुद्ध रूप से अगर कोई यहाँ पर बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, अब चूंकि आपको प्रतिशत त्रुटि गणना करनी तो डेल्टा V पता होना चाहिए। डेल्टा V के लिए आपको यहाँ पर अभी कुछ भी पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इस वेग के सूत्र से नंबर फर्स्ट अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेग के सूत्र से। क्या होता है, v बराबर S/T, सापेक्ष त्रुटि में, सापेक्ष त्रुटि से दैट विल बी डेल्टा V/V इक्वल डेल्टा S। अगर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा S/S प्लस डेल्टा T/T। मिल गया। अब देखो इसमें सब कुछ तो पता था। देन डेल्टा V/V इक्वल, देखो यहाँ पर डेल्टा S भी हमें कितना दिया है 0.2 अपॉन में 13.8 प्लस डेल्टा T कितना दिया है हमें, डेल्टा T दिया है हमको 0.3 बाई कितना आ गया 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा काम करो, इनको अलग अलग कैलकुलेट करो। इनको जब आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद
ये जो पूरी वैल्यू आपको मिलने वाली है डेल्टा वी बाई वी इक्वल, ये पूरी वैल्यू आपको इक्वल करके लिखो तो 0.2 अपॉन 13.8 प्लस 0.3 अपॉन में कितना आ गया 4 और इंटू में क्या आ जाएगा v, इंटू में कितना आ जाएगा v आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, डेल्टा v इक्वल 0.0895 और इंटू में v का मान हमने भी कितना प्राप्त किया 3.45। ठीक, देन डेल्टा v इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 0.03095 के आसपास मिलेगा मीटर प्रति सेकंड में, जिसे हम लिख सकते हैं 0.031 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है आपकी डेल्टा वी की। ठीक है, अब ये अब देखो जरा ध्यान से, v पता चल गया है, डेल्टा v पता चल गया है, तो अब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हम ज्ञात करेंगे वेग का त्रुटि सहित मान, v डबल डैश लिख सकते हैं v डैश इज इक्वल टू v प्लस माइनस डेल्टा v, यानी v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3.45 प्लस माइनस 0.31 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए किसका मान है, v डैश का मान है। बहुत हल्के से समझ लो, बस इसके बाद थोड़ा सा है प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। डेल्टा v हमें भैया कितना दिया गया है, डेल्टा v हमारे पास है 0.31 अपॉन में v का मान कितना है 3.45 इंटू में कितना आएगा 100 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स में 8 के समथिंग में आपको इसकी जो है वो एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो एरर आने वाली है वो आएगी 8.95%। इसी को आप लिख सकते हैं लगभग में 9%। क्या लिख सकते हैं, लगभग में 9%। ये भी आपका आंसर निकल आया, ये भी आंसर आ गया। इन सभी को आप अच्छे से अपनी कॉपी पे कॉपी करिए और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर।